ये हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर सेल। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट if the management decides to have a profit of 25% over its works cost। मतलब 25% प्रॉफिट ऐड करना है ऑन वर्क्स कॉस्ट, लेकिन वो लास्ट में जब तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये सेलिंग प्राइस आएगा, अभी नहीं। ये जो सेलिंग प्राइस वाली पॉइंट है वो लास्ट में आएगा, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन प्रोसेसेस ABC, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹4 पर केजी 50,000 kg। मतलब इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं है, इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिए हुए, इस क्वेश्चन में केजीज दिए हुए। तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे केजीज का, यहाँ पे केजीज हो जाएगा, और एक कॉलम रुपीस का। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, केजीज केजीज, यहाँ पे भी सब जगह पे केजीज ही दिए हुए। तो पहला कॉलम केजीज का हो जाएगा और दूसरा कॉलम रुपीस का, केजीज और रुपीस। यहाँ पे भी केजीज और रुपीस, सब जगह पे केजीज और रुपीस एक्चुअली हो जाएगा, केजीज और रुपीस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 प्रोसेस है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें 2 प्रोसेस थे, आज वाले क्वेश्चन में 3 प्रोसेस है। ओके, अब 50,000 kg रॉ मटेरियल इनपुट किया, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹4 पर केजी 50,000 kg। तो 50,000 kg एट ₹4, ये प्रोसेस ए में इनपुट हुआ। 50,000 kg एट ₹4 मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होगा ऑब्वियसली 2 लाख। अब इसको हम लोग बोलेंगे टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, 50,000 kg एट ₹4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज पर केजी, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीस। आगे फिर आगे लिखा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज ऑफ इनपुट इन ईच प्रोसेस 5%, 5%, 5%। मतलब नॉर्मल लॉस 5% है तीनों प्रोसेस में। तो 5% किसका निकालेंगे? जो ए का इनपुट होगा उसका 5%। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले बाय नॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 5%, और कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा कि 5% कैसे आएगा। बाद में मैं बताऊंगा कि 5% कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में भी 5% है, प्रोसेस बी में भी नॉर्मल लॉस 5% है, प्रोसेस बी में भी 5% है, और प्रोसेस सी में भी नॉर्मल लॉस 5% है। ये मैंने तीनों में 5% लिख दिया, कैलकुलेशन में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आगे तीनों का परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस लिख दिया मैंने 5%। आगे क्वेश्चन, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन डिलीवर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस इन केजीज 45,000, 40,000 और डैश। तो तीसरे का प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है, पर पहले दोनों का प्रोडक्शन दिया हुआ है 45,000 kg और 40,000 kg। तो प्रोसेस ए का जो प्रोडक्शन है 45,000 kg, अब प्रोसेस ए का जो प्रोडक्शन है आउटपुट बोल सकते हो आप, बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट। मतलब 45,000 kg ए का जो आउटपुट होगा वो बी का इनपुट होगा।
जो ए का आउटपुट होगा 45,000 kg, वो बी का इनपुट होगा 45,000 kg। 45,000 kg ए में ऐसे लिखेंगे, प्रोसेस ए में लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, और बी में ऐसा लिखेंगे टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट 45,000 kg। रेट अमाउंट इसका बाद में आएगा। तो ए का आउटपुट 45,000 kg दिया हुआ है, ये बी का इनपुट हो जाएगा। उसी तरीके से बी का आउटपुट दिया हुआ है 40,000 kg। तो जो बी का आउटपुट दिया हुआ है 40,000 kg, इसमें हम लिखेंगे बाय, इसमें लिखेंगे बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी अकाउंट 40,000 kg है। 40,000 kg जो बी का आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी का इनपुट होगा 40,000 kg। तो सी में लिखेंगे टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 40,000, और सी का जो आउटपुट है वो दिया हुआ नहीं है। सी का आउटपुट कितना है वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। सी का जो आउटपुट होगा जो भी होगा उसमें हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। इसमें हम बोलेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, जितना भी हमारा सी का आउटपुट होगा। वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कितना आउटपुट है, कितने केजीज है, पर जब भी आ जाएगा तब हम लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक। तो इस तरीके से चेन होती है पूरी। ए का आउटपुट 45,000 kg, बी का इनपुट, फिर बी का आउटपुट 40,000 kg, सी का इनपुट, फिर सी का जो आउटपुट होगा उसमें लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक। आगे फिर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7,750, 15,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब आप डायरेक्ट लेबर बोल सकते हो। डायरेक्ट लेबर प्रोसेस ए में 7,000, तो डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं इसको, या इसको वेजेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस या सिर्फ वेजेस, ये सब एक ही बात है। यहाँ पे डैश डैश हो जाएगा, यहाँ पे डैश डैश हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में या एक क्वेश्चन में बताया है कि एक्सपेंस पे करते टाइम सिर्फ अमाउंट आती है, क्वांटिटी नहीं आती। एक्सपेंस पे करते टाइम सिर्फ अमाउंट में डेबिट होगा, क्वांटिटी में कुछ भी नहीं होगा। तो 7,000 प्रोसेस ए का डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। इसी तरह प्रोसेस बी का डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 7,500, क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस। इसी तरीके से प्रोसेस सी का डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 15,000, प्रोसेस सी का डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है टू डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस 15,000। तो एक 7,000 फर्स्ट वाले में 7,000 डेबिट किया, सेकंड वाले में 7,500 डेबिट किया, और थर्ड वाले में 15,000 डेबिट किया। ये तीनों में एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिए। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। डायरेक्ट लेबर हो गया। अब क्वेश्चन में इसके बाद दिया हुआ है 6th पॉइंट। क्वेश्चन में 6th पॉइंट दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स भी होगा डेबिट ही, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। जैसे ये 150 है, ये 150% है, ये 150% है। 150% किसका? डायरेक्ट लेबर का। देखो पहले डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 7,000, पहले डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है 7,000, फिर लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब ये जो 7,000 है उसका 150% वेरिएबल ओवरहेड्स। पहले मैं तीनों में नाम लिख देता हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स, फिर मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ। ये भी एक्सपेंस है, OH मतलब ओवरहेड्स, ये भी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, पहले नाम लिख ले सब में तीनों जगह पे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स, टू वेरिएबल ओवरहेड्स, और तीसरे में भी तो वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, अब अमाउंट पे आ जाते हैं। क्वांटिटी में डैश डैश हो जाएगा,
यहाँ पे भी क्वांटिटी में डैश डैश हो जाएगा। अब हम लोग अमाउंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में ये 6th पॉइंट है, वेरिएबल ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 150%, 120%, 100%। 150% मतलब ये 7,000 का 150%, 120% मतलब ये जो 7,500 है उसका 120%, और 100% मतलब ये जो 15,000 है उसका 100%। तो 150 रुपीज नहीं है, 150 यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 150 जो है वो परसेंटेज है, किसका 150%? 7,000 का 150%। अब कैलकुलेशन देखना सब लोग, यहाँ पे जो वेरिएबल ओवरहेड्स होगा वो होगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, मतलब 7,000 का 150%। तो 7,000 इंटू 150 अपॉन 100, ये आ जाएगा 10,500। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था 120%, तो 120% किसका? 7,500 का। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100, 7,500 का 120%, तो ये आएगा 9,000। और तीसरे में लिखा हुआ था 100%, 100% किसका? 15,000 का। तो 15,000 का इंटू 100 डिवाइड बाय 100, तो कॉमन सेंस की बात है 15,000 ही आएगा। 15,000 का 100%, 15,000। तो ये जो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ था, मतलब प्रोसेस ए में डायरेक्ट लेबर का 150%, प्रोसेस बी में डायरेक्ट लेबर का 120%, और प्रोसेस सी में डायरेक्ट लेबर का 100%। ये वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया तीनों का। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में 7th पॉइंट लिखी हुई है, वो भी सेम इसके जैसी है। 7th पॉइंट भी सेम है, इसमें लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर से इसमें भी 6th में भी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर था, 7th में भी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर है। 250, 140, 200। चलो ये परसेंटेजेस बाद में निकालेंगे, पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स लिख देते हम लोग तीनों में। डेबिट साइड पे फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो यहाँ पे भी तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्रोसेस बी में भी तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, और प्रोसेस सी में भी तो फिक्स्ड ओवरहेड्स। तीनों में हमने लिख दिया फिक्स्ड ओवरहेड्स, तीनों में डेबिट साइड पे फिक्स्ड ओवरहेड्स लिख दिया। अब ऑब्वियसली फिक्स्ड ओवरहेड्स भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्वांटिटी में डैश डैश हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्वांटिटी में डैश डैश हो जाएगा, क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा। अब देखते हैं परसेंटेज क्या लिखा हुआ था। परसेंटेज याद करो तीनों के, ये था 250, 140, 200, 250, 140, 200, 250। तो 250% किसका? डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट लेबर का। मतलब जो डायरेक्ट लेबर था 7,000 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 7,000 का 250%, 7,000 इंटू 250 अपॉन 100, तो ये आएगा 17,500, 17,500। ये जो 7,000 है इसका 250%। फिर सेकंड वाले में लिखा था 140%, तो 140% किसका? ये जो 7,500 है इसका 140%, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 10,500। 7,500 का 140%, तो ये आएगा 10,500। फिर तीसरे में लिखा हुआ था 200%, प्रोसेस सी में 200%, 200% किसका? ये जो डायरेक्ट लेबर है 15,000 उसका 200%। कहते तो सीधी बात है 200% मतलब डबल, 15,000 का डबल 30,000, 200% हो गया। फिर भी करके बता रहा हूँ, 15,000 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 30,000 आएगा। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हो गया। आगे फिर इसके बाद 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट में लिखा हुआ है फिनिश्ड स्टॉक हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस इन केजीज, मतलब ये 2,000 केजीज है। अब फिनिश्ड स्टॉक हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस मतलब क्लोथिंग स्टॉक। तो पहले मैं लिखूं क्लोथिंग स्टॉक तीनों में, यहां पे भी मैं लिख देता हूं बाय क्लोथिंग स्टॉक, यहां पे भी लिख देता हूं बाय क्लोथिंग स्टॉक, और तीसरे में भी लिख देता हूं मैं बाय
क्लोथिंग स्टॉक, तीनों में मैंने बाय क्लोथिंग स्टॉक लिख दिया। अब क्वेश्चन में 8th पॉइंट में लिखा हुआ है फिनिश्ड स्टॉक हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस इन केजीज 2000 डैश, तो 2000 केजी 2000 केजी और डैश, तो यहाँ पे आएगा 2000 केजी प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में 2000 केजी, और याद रखना डैश मतलब 0, प्रोसेस सी में लिखा हुआ था डैश, डैश मतलब 0, ठीक है। ये क्लोथिंग स्टॉक हो गया। हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस मतलब क्लोथिंग स्टॉक 2000 डैश। अब ये लाइन जो है, ये लास्ट की जो 2 लाइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन एक बार आज तक सिर्फ एक या दो बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है, उसकी वजह से प्रोसेस ए बी सी बच्चों के तीनों प्रोसेस गलत हो जाते हैं। अब ये लाइन ध्यान से सुनना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंप्यूटेशन abnormal wastage if any may be charged to respective process, since output of each process can also be sent to other process for manufacture and other chemicals, for manufacture of other chemicals। अब ये जो लाइन है ये एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था, लेकिन कोई भी ये घर से करके नहीं जाता है। abnormal wastage if any may be charged to respective process, abnormal loss if any may be charged to respective process। तो abnormal loss अगर होगा, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे रूल लिख के देता हूं, ये थियरी वाले पेजेस में लिख देना, ये थियरी वाले पेजेस में लिख देना। जब भी ऐसा लिखा हुआ if it is given that the abnormal loss is to be charged to the respective process account, अगर ऐसा लिखा हुआ हो, if it is given that the abnormal loss is to be charged to the respective process account, then the amount of abnormal loss should be recorded as 0। मतलब अगर 0, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि abnormal loss should be charged to that respective process, कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो उस क्वेश्चन में abnormal loss की जो भी क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी लिखेंगे। वो आपको मालूम है डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, जितना भी डिफरेंस होता है क्वांटिटी का, वो abnormal लॉस या abnormal गेन होता है। तो क्वांटिटी लिखेंगे जो भी है, लेकिन उसकी अमाउंट हम लोग लिखेंगे 0। abnormal लॉस की क्वांटिटी जो भी आएगी वो लिखेंगे, लेकिन उसकी अमाउंट हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, ऊपर से तो सब कंप्लीट हो गया। आपको मालूम है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो कंप्लीट करना 5 मिनट का काम होता है, लेकिन बैलेंसिंग करना बहुत टिपिकल होता है। ये 25% सेलिंग प्राइस वाली पॉइंट मैं प्रोसेस सी के नीचे लिख देता हूं, जैसे मैं बाद में भूल नहीं जाऊं। ये प्रोसेस सी, उसका यहाँ पे कैलकुलेशन होगा और उसके नीचे सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन। ओके, तो सेलिंग प्राइस जो लिखा हुआ था 25% प्रॉफिट वाला, वो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो मैं पहले से ही लिख देता हूँ, जैसे मैं बाद में भूल नहीं जाऊं कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो मैं पहले से ही नोट करके लिख देता हूँ। ये सेलिंग प्राइस प्रोसेस सी के बाद होगा, तीनों में नहीं होता है सेलिंग प्राइस, लास्ट जो प्रोसेस होगा उसके बाद होगा, बट इसके लिए पहले पूरा क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए। आगे अब एक ये पॉइंट सेलिंग प्राइस वाले, यहाँ पे लिखा हुआ था फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन वर्क्स कॉस्ट, मतलब कॉस्ट, ये पूरा वर्क्स कॉस्ट ही है। तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये भी मैं प्रोसेस सी के नीचे लिख देता हूँ, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस जो है उसमें लिखा हुआ था कि 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होना चाहिए। वो खैर प्रोसेस सी हो जाएगा, उसके बाद आराम से ये पॉइंट हो जाएगी। अब मुद्दे की बात ये थी कि
यहां तक हमारा सब कंप्लीट हो गया। ये 50,000 सॉरी, ये 50,000 kg इंटू 4 हो गया। ये नॉर्मल लॉस हमने लिख दिया है, ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिख दिया है, लेबर कॉस्ट लिख दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और ये पॉइंट भी मैंने बता दी। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है वो सॉल्व करना इजी होता है, बैलेंसिंग बहुत हार्ड होती है। जैसे यहाँ पे 50,000 kg इनपुट है, उसका 5% नॉर्मल लॉस, तो 50,000 kg 5% नॉर्मल लॉस, तो हम 5% किसका निकालेंगे, 50,000 का, इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, तो 50,000 का 5% होता है 2500। अब ये 2500 हमारा नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी आ गया, 50,000 का 5%, तो वो होता है 2500। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा रूल ये आता है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज, स्क्रैप वैल्यू या सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज नहीं दिया हुआ है। इन शॉर्ट, नॉर्मल लॉस की अमाउंट क्या होगी वो बताया हुआ नहीं है, स्क्रैप वैल्यू या सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। तो इसका भी रूल बता देता हूं, ये भी बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख देना, ये भी थियरी वाले पेजेस में बाद में लिख देना। क्या, सुनो ध्यान से, इफ द स्क्रैप वैल्यू और selling price of wastage is not given, if the scrap value or selling price of wastage is not given, then it should be assumed as zero। मतलब नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है तो आप उसको जीरो अज्यूम करोगे, जीरो। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस दी हुई तो नहीं है, नहीं दी हुई है। नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है तो उसको जीरो लिखना है आपको। ये नॉर्मल लॉस 2500 kg, और इसका अमाउंट हम लिखेंगे जीरो क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ नहीं है। फिर प्रोसेस बी में जो 5% नॉर्मल लॉस निकालेंगे वो इसका 45,000 kg का। आपको लग रहा होगा ये अमाउंट बाकी है, लेकिन जब प्रोसेस ए टैली हो जाएगा तो जो प्रोसेस ए के आउटपुट की अमाउंट होगी वो यहाँ पे अमाउंट आएगी। ये 45,000 kg के सामने जो अमाउंट है वो अभी नहीं आएगी, प्रोसेस ए पूरा टैली हो जाएगा फिर ये अमाउंट आएगी। ओके, अब ये क्वांटिटी नॉर्मल लॉस की, तो 45,000 kg का 5% नॉर्मल लॉस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू 45,000 kg मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 2250। 45,000 का 5% 2250, ये हमारा नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हो गई। रेट नहीं दिया हुआ है, जीरो। फिर प्रोसेस सी, इसमें भी 5% लिखा हुआ था, तो इसमें 5% किसका, जो प्रोसेस सी का इनपुट है 40,000 kg उसका 5%, ऑब्वियसली 40,000 का 5% होता है 40,000 का 5% होता है 2,000। ये जो 2,000 kg है मतलब जो सी का इनपुट है उसका 5%, ए के इनपुट का 5%, बी के इनपुट का 5% और सी के इनपुट का 5%, तीनों का अपना अपना जितना इनपुट हो। इसका इनपुट है 40,000, तो 40,000 का 5% 2,000, अमाउंट होगी इसकी जीरो। आगे अब एक एक करके प्रोसेस टैली करते हैं, बाकी सब क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। अब पहले प्रोसेस ए टैली करते हैं। प्रोसेस ए में हमेशा पहले क्वांटिटी का कॉलम इक्वल टू सम फ्रॉम 50,000 टू एंड तक, क्वांटिटी का टोटल है 50,000 प्रोसेस ए में, डेबिट साइड, प्रोसेस ए में डेबिट साइड क्वांटिटी का टोटल 50,000, क्रेडिट साइड क्वांटिटी का टोटल 49,500, तो ऑब्वियसली डिफरेंस है 500, तो जो डिफरेंस है 500 kg वो हमारा अबनॉर्मल लॉस होगा। जो यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 500 kg, मतलब डेबिट साइड का टोटल है 50,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 49,500, तो जो डिफरेंस है 500 kg ये हमारा अबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था।
पहले क्वांटिटी का कॉलम टैली करते हैं। अगर क्वांटिटी के कॉलम में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो अबनॉर्मल लॉस है, मतलब ये हमने फाइंड आउट किया 500। ये हमने फाइंड आउट किया 500, ठीक है। पहले क्वांटिटी का कॉलम टैली करते हैं। अगर क्वांटिटी के कॉलम में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो अबनॉर्मल लॉस है, और अगर क्वांटिटी के कॉलम में डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो अबनॉर्मल गेन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी अमाउंट पे। वैसे इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला सिखाया था, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आएगा वो अबनॉर्मल लॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था abnormal loss if any should be charged to respective process account। अब आपको लगेगा सर रेस्पेक्टिव प्रोसेस में चार्ज करना है तो 0 क्यों लिखा? बहुत गहरी बात है ये। जिन लोगों को नहीं समझना है वो तो सीधा हाथ ऊपर कर देंगे, भाई सर हमको नहीं समझना। जिनको बहुत गहराई में समझना है सुनना ध्यान से, आने वाले 2 मिनट आपके दिमाग की गहराई में चले जाओ। abnormal loss if any should be charged to respective process account, मतलब abnormal loss की जो अमाउंट है वो प्रोसेस ए में ही रहनी चाहिए, कहीं और ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं और इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं abnormal loss अकाउंट में। आज बोला है ट्रांसफर नहीं करो, यहाँ पे ही रहने दो, मतलब अमाउंट लिखो 0, तो abnormal loss की वैल्यू प्रोसेस ए में ही रहेगी। अगर आप उसको अमाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करके, अगर यहाँ पे अमाउंट लिख के उसको अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, नीचे अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हो, मतलब आपने अमाउंट निकाल ली प्रोसेस ए में थे और उसको अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस क्वेश्चन में बोला है मत निकालो, अबनॉर्मल लॉस शुड बी चार्ज्ड टू द रेस्पेक्टिव प्रोसेस, मतलब प्रोसेस ए में थे अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट नहीं निकालो, मतलब उसको 0 लिख दो, तो आप अमाउंट नहीं निकाल रहे हो अबनॉर्मल लॉस की, ठीक है। अब बाकी बची 2 अमाउंट्स, एक ये यूनिट ट्रांसफर वाली और एक ये क्लोथिंग स्टॉक वाली। ये 2 अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है। इसके आगे का प्रोसेस वही है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट करूंगा। इसका फॉर्मूला ये होता है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन। ट्रिक ये होती है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी। अब मैं डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट करूंगा। ट्रिक ये होती है, या सिंपल ट्रिक, अभी तक तो मैंने इस फॉर्मूला की मीनिंग भी नहीं बताई है, लेकिन ट्रिक ये होती है कि जो अमाउंट्स फाइंड आउट करना बाकी है उनकी अमाउंट भी छोड़ दो और उनकी क्वांटिटी भी छोड़ दो। देखो, जो अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है, 45,000 की अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है, तो 45,000 की अमाउंट भी छोड़ दो, क्वांटिटी भी छोड़ दो। 2,000 की अमाउंट भी छोड़ दो, क्वांटिटी भी छोड़ दो, बाकी सब प्लस माइनस कर दो। तो डेबिट साइड की जो सारी अमाउंट्स है उनका टोटल है 2,35,000। क्रेडिट साइड की जो सारी अमाउंट्स है उनका टोटल है 0, मतलब ये 2 लाख प्लस 7,000 प्लस 10,500 प्लस 17,500, तो टोटल हुआ 2,35,000। माइनस ये वाला 0 क्योंकि हमको पता है ये अमाउंट, माइनस ये वाला 0 क्योंकि ये अमाउंट हमको पता है। आपको मालूम है मेरे लिए 0 रुपीज भी इंपॉर्टेंट अमाउंट है। 0 रुपीज है लेकिन पता है ना कि 0 है, दिमाग लगाओ, 0 रुपीज है लेकिन पता है कि वो 0 है। जो नहीं पता है क्वेश्चन मार्क उनकी अमाउंट भी छोड़ दो और उनकी क्वांटिटी भी छोड़ दो, मतलब 45,000 को छोड़ देने का, 2,000 को छोड़ देने का, क्वेश्चन मार्क को छोड़ देने का, जब हम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो 2,35,000 माइनस 0, ये हो गया डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो 2,35,000 माइनस 0, ये हो गया डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, अपॉन डिवाइडेड बाय डेबिट क्वांटिटी माइनस क्रेडिट क्वांटिटी। तो 50,000 माइनस 2,500 माइनस 500, ये हमको मालूम है ना बेटा 0, 0।
तो डेबिट क्वांटिटी में 50,000 माइनस क्रेडिट क्वांटिटी में 2500 माइनस 500, फिर ये व्हाइट वाले 45,000 और ये 2,000 ये दोनों छोड़ देने के, क्योंकि इनकी अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है। तो 50,000 माइनस 2500 माइनस 500, माइनस 2500 माइनस 500। अब आगे यहां से हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा ऑब्वियसली 2,35,000 और डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल टू 50,000 माइनस 2500 माइनस 500, 47,000। अब यहां से हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा इक्वल टू 2,35,000 डिवाइडेड बाय 47,000, तो हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ गया ₹5 पर यूनिट। ये हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 5, यही ₹5 पर यूनिट, यही ₹5 पर यूनिट यहाँ पे भी काम आएगा एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, मतलब यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में भी इस 45,000 में भी यही 5 मल्टीप्लाई होगा और इस 2,000 में भी यही 5 मल्टीप्लाई होगा, जिसको हम नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45,000 इंटू 5 इक्वल टू 45,000 इंटू 5, ये आ गया 2,25,000, 2,25,000 और यहाँ पे 2,000 इंटू 5 इक्वल टू 2,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 10,000। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली होना चाहिए, डेबिट का टोटल 2,35,000, क्रेडिट का टोटल 2,35,000। अब ये 45,000 और 2,25,000 ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, 45,000 और 2,25,000 ये चला गया प्रोसेस बी में, 45,000 और 2,25,000, और ये जो 2,000 और 10,000 है ये कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होगा। सुनना ध्यान से, थोड़ा दिमाग से, ये क्लोथिंग स्टॉक जो है 2,000 और 10,000, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कहीं पे ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में एक प्रोसेस ए अकाउंट फिर से बनेगा, नेक्स्ट ईयर में ऐसा ही सेम एक प्रोसेस अकाउंट फिर से बनेगा, ऐसा ही एक प्रोसेस अकाउंट फिर से बनेगा नेक्स्ट ईयर में, तब ये 2,000 और 10,000 जो है वो प्रोसेस ए का सेकंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर का क्लोथिंग 2,000 और 10,000 फर्स्ट ईयर का क्लोथिंग स्टॉक, सेकंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लेकिन कहां पे ओपनिंग? प्रोसेस ए के सेकंड ईयर में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये जो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट है वो नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में ये अबनॉर्मल लॉस अकाउंट या अबनॉर्मल गेन अकाउंट तीनों प्रोसेस के नीचे नहीं बनेगा। मैंने डिलीट कर दिया, तीनों प्रोसेस के नीचे अबनॉर्मल लॉस अकाउंट या अबनॉर्मल गेन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था अबनॉर्मल लॉस इफ एनी, ये लिखा हुआ था ना, abnormal loss is to be charged, abnormal loss is to be charged to respective process, तो हमने abnormal loss की अमाउंट क्या लिखी? 0, तो abnormal loss अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारा यहां तक प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया, ये पूरा प्रोसेस ए था। वैसे क्या होता है, वैसे जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है ना 5, ये क्लोथिंग स्टॉक में भी यही रेट होता है 5, यूनिट ट्रांसफर में भी रेट यही होता है 5, और वैसे नॉर्मली जो abnormal लॉस है उसमें भी यही रेट होता है 5, पर इस क्वेश्चन में 500 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करना। इस क्वेश्चन में हमको ये 0 पहले से ही पता था, अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट 0। वैसे ये 5 क्लोथिंग स्टॉक में भी होता है, नॉर्मल सम्स में, नॉर्मल सम्स में क्लोथिंग स्टॉक में भी ये 5 होता है, यूनिट ट्रांसफर में भी 5 होता है और अबनॉर्मल लॉस में भी 5 होता है। बट इस क्वेश्चन में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था अबनॉर्मल लॉस शुड बी चार्ज्ड टू रेस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट, तो हमको पहले से ही मालूम था कि अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट 0 है। ओके, ये 2,25,000 हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस बी में। अब सेम इसी तरीके से जैसे ए को टैली किया वैसे ही प्रोसेस बी और सी को भी टैली करना है, बट आज इतना टाइम नहीं है, मैं आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसेस बी और सी भी टैली करके बताऊंगा, और जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था वो भी सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।